दिलचस्प बात यह है कि भारत में आज भी ये चलता आ रहा है। अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ बाट से ही तौलते हैं। Walk the fire with you. हेलो गाइस, मैं हूं गुंजन। वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगवाज क्लासेस। मैं आपको करवा रहा था क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता, जिसका दूसरा नेम है ईंट मनके और अस्थियां। इसमें पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे के पतन में बताया गया है, शुरुआत के बारे में बताया गया है। तो लास्ट टॉपिक हमने सेकेंड पार्ट छोड़ा था, हमने उपमहाद्वीप से आने वाला माल। देखिए, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे जाके अभी दोनों पार्ट देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया है। ये आज का थर्ड पार्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। मतलब उपमहाद्वीप से कौन सी चीज़ आती थी और उसके आगे से मतलब दूसरे जगहों से कौन सी चीज़ आती थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता था। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट से शंख उपलब्ध था, मतलब नागेश्वर और बालाकोट से उन्हें शंख मिलता था, तो वहाँ पे उन्होंने बस्तियाँ स्थापित कर दी, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी पुरास्थल थे, जैसे सुदूर अफगानिस्तान में सोतुरघई नामक एक जगह है। यहाँ पे क्या होता था कि जब सबसे ज़्यादा कीमती माने जाने वाला नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत था और इसके निकट ये स्थित था। देखिए, लोथल जो था वो कार्नेलियन, जिसको बोलते हैं आज गुजरात में भड़ौच, लोथन जो था वो कार्नेलियन के लिए सेलखड़ी था और धातु इसके स्रोतों के निकट था। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वो और भी एक अन्य नीति भी अपनाते थे। वे क्या करते थे कि तांबे के लिए वो राजस्थान के खेतड़ी अंचल और सोने के लिए दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में जाते थे, ठीक है। ये क्या करते थे कि अलग अलग जगहों पर जाके स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते थे, कॉन्टैक्ट बनाते थे। फिर देखिए, जो राजस्थान के खेतड़ी अंचल से जिनको साक्ष्य मिले हैं उसको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दे दिया, कौन सा नाम, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दे दिया है, ठीक है। और इस संस्कृति की अपनी विशिष्ट मृद भांड थी, अपनी अलग अलग मृद भांड थी, मतलब अलग अलग बर्तनें थी। और तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा भी पाई गई, मतलब बहुत ज़्यादा तांबा पाया गया यहाँ पे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में, ठीक है। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मतलब बहुत दूर के जगहों से संपर्क ये कैसे करते थे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि तांबे का जो आयात है वो ओमान से किया जाता था। और देखिए, ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं, मतलब दोनों में ही निकल के अंश मिले हैं, दोनों निकल से बनाए जाते थे। अब देखिए, यहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार का पात्र भी मिला है, बर्तन भी मिला है, जिसको बोला गया एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान। इसके ऊपर क्या है ना, काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी होती थी। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई, ओमानी स्थलों से, ओमान के जगहों से, ठीक है। इसका ऐसी मोटी परतों का इस्तेमाल जो होता है वो तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब मान लीजिए कुछ लिक्विड चीज़ उसमें डाल दिया तो ऊपर से काली मिट्टी लगा देते थे ताकि ये बाहर न निकल पाए, रिस ना पाए, टपक ना पाए इसमें से। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामानों का विनिमय ओमानी तांबे से किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इनमें जो सामान रखा होता था ना हड़प्पाई मर्तबान में, उसका क्या करते थे, वो देते थे सामान और ओमानी तांबा लेते थे वहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए, अब मेसोपोटामिया के लेख से भी कुछ चीज़ें पाई गई। यहाँ पे बताया गया है कि मगान नामक क्षेत्र की चर्चा की गई है, यहाँ से भी तांबे को मंगाया जाता था, ध्यान रखिएगा। मगान जो है वो आज वर्तमान में ओमान के लिए प्रयोग किया जाता है। मेसोपोटामिया के स्थलों में मिले तांबे में भी निकल के अंश पाए गए, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आगे बेकार में लिखा हुआ है, ये सब कुछ वैसा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए आगे, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। इसके अलावा यहाँ की मुहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र भी पाए गए हैं। ये ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि नाविकों का देश किसे कहा गया है, तो मेलुहा को बोला गया है और ये मेसोपोटामिया के लेख में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, मुहरें, लिपि और बाट। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जो सबसे बढ़िया कलाकृति है वो है उसकी मुहरें। बहुत सारे जो मुहरें हैं वो लघु लेखों के साथ साथ मिली हैं और इस पर क्या क्या चित्र पाए गए हैं, एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी, ये सब मुहरों पे पाई गई है, सिक्कों पे। देखिए, मुहरों का जो प्रयोग है वो लंबी दूरी के लिए भी किया जाता था, इसको सुविधाजनक आसान बनाने के लिए किया जाता था। होता क्या था कि जैसे देखिए, एक थैला था, वो थैले, एक भरा थैला होता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। उसका क्या किया जाता था कि पहले थैले को ना, उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पर गांठ लगा के थोड़ी गीली मिट्टी जमा देते थे और उसको उस पर एक या एक से ज़्यादा मुहर दबा देते थे। अगर मान लीजिए बीच में उसको अगर खोला गया, मत
तो मिट्टी को हटाया जाता था और मुहर निकाल दिया जाता था। और अगर वैसे ही जैसा कि शुरुआत में करके भेजा गया था, मुहर वुहर लगा के मिट्टी लगा के, वैसे ही अगर दूसरे जगह पे पहुंच जाता था जहाँ पे पहुंचाना होता तो समझ लीजिए कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। ऐसे वो लोग करते थे, ठीक है। और इससे जो भेजने वाले का नाम पहचान भी पता चलता था कि किसने भेजा है, वो लिख के भेजते थे सब। अब आते हैं बात एक रहस्यमय लिपि के बारे में, ठीक है। रहस्यमय लिपि, तो देखिए प्राचीन मेसोपोटामिया मतलब पुराने मेसोपोटामिया के जो लोग थे वैसे ही हड़प्पाई उन्हीं लोगों के जैसे हड़प्पाई लोगों ने भी लिखना शुरू किया। पहला जो हड़प्पाई लिपि का सबसे नमूना मिला था वो 1853 में, और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी कि उनकी लिपि क्या है और क्या कैसे लिखते थे वो। लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस पे ना हड़प्पाई मोहर पे कुछ लिखा गया है जो बताते हैं कि मालिक और उसके पोजीशन यानी पदवी किस पोजीशन पे था उसको दर्शाता है। और ये इसलिए इस पे बनाया गया था, इस पे चित्र भी बनाए गए थे कुछ जानवर को, और पुरातत्व भी कहते हैं कि ये चित्र इसलिए बनाए गए थे ताकि अनपढ़ लोगों का इससे पता चल सके, ठीक है। अब देखिए जो ज़्यादातर अभिलेख मिले वो संक्षिप्त हैं, बहुत छोटे हैं, और जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें लगभग 26 चिन्ह हैं, लेकिन ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये जो लिपि मिली है ना उनको, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो उसका लिखावट कैसा था, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर मतलब कुछ सिक्कों पर दाईं और चौड़ा अंतराल होता था, चौड़ी उसमें जगह होती थी, और बाईं ओर बिल्कुल छोटी होती थी, ठीक है। अब देखिए हड़प्पाई सभ्यता के स्थलों से बहुत प्रकार की वस्तुएं पाई गई। हड़प्पा के स्थलों से जगहों से बहुत प्रकार की चीज़ें पाई गई हैं जिन पर लिखावट है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये क्या क्या हैं, देखिए मुहरें हैं, तांबे के औजार, मर्तबानों के अम्बट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, आस्थि छड़ें, ठीक है। एक प्राचीन सूचना पट्ट भी मिली है। सूचना पट्ट मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन लिखा होता था। इससे ये पता चलता है कि यहाँ साक्षरता व्यापक थी, लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल रंगवाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रही। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अकेले के लिए पढ़ोगे क्या। अब देखिए बात करते हैं बाट की। तो देखिए लिपि का जब पता चल गया उन लोगों को तो अपनी निजी संपत्ति का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का इधर देखना उनको आसान हो गया, उनका लेखा जोखा आसान हो गया रखना कि हमारे पास कितना है। तो देखिए बाटों को सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है। और ये ना एक क्रम में होते थे, जैसे 1 2 4 8 16 32 12 800 तक ऐसे, ठीक है। छोटी बाट जो होते थे वो आभूषण और मनकों को तौलने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, और जो बड़े बात होते थे उसके 16 के आवर्तक होते थे, मतलब 16 की श्रेणी में आती थी, 16 64 160 320 और 640, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये सबसे मतलब दिलचस्प, ठीक है। जैसे कि देखिए ऐसे भी डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए थे। इनमें एक डंडा कांसे का पाया गया है, और धातु से बने मतलब मेटल से बने तराजू के पलड़े भी पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा ये। अब बात करते हैं प्राचीन सत्ता। सत्ता मतलब आप क्या समझते हैं, सत्ता मतलब शक्ति, पावर। सत्ता में कौन है, शक्ति में कौन है, जैसे अभी बीजेपी सत्ता में है केंद्र सरकार में हैं। अब देखिए हड़प्पाई समाज में जो फैसले लिए जाते थे ना, किसी चीज़ के भी फैसले वो बहुत ही कठोर होते थे, जटिल होते थे। अब होता क्या था देखिए कि ईंटों का उत्पादन जो होता था वो किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, किसी एक निश्चित केंद्र पर नहीं होता था कि बस ईंटों का उत्पादन यहीं पे होगा, प्रोडक्शन यहीं पे होगा। वो जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की मिलती थी ईंटें, मतलब एक अनुपात की लंबाई चौड़ाई वाली, ठीक है। अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों पर इन्होंने बस्तियां बसाई थी, ठीक है। इसके अलावा ईंटें बनाने, चबूतरों तथा विशाल दीवारों निर्माण के लिए श्रम को संगठित किया गया था, पैसे ऐसे मिलाए गए थे। अब बात कर लेते हैं प्रसाद तथा शासक। देखिए हड़प्पाई समाज में सत्ता के केंद्र किस प्रकार के थे, ये सत्ताधारी लोग कौन होते थे, मतलब सत्ता वहाँ कैसा था, शासन कैसा चलता था, और शासक कौन था वहाँ पे, इसके बारे में पुरातत्वविदों को कोई पूर्ण जानकारी नहीं मिली है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी। मतलब पुरातत्वविदों ने क्या किया, मोहनजोदड़ो में इनको बहुत बड़ा भवन मिला, बहुत बड़ा इमारत मिला, उन्होंने उसको प्रसाद बता दिया, प्रसाद उनका नाम रख दिया। एक पत्थर की मूर्ति भी मिली थी उनको जिनको उन्होंने पुरोहित राजा कहा, ठीक है। और ये आज भी नाम प्रचलित है। अब देखिए कुछ पुरातत्वविद जो थे वो मानते थे कि हड़प्पाई समाज में शासक थे ही नहीं,
सभी लोगों की सामाजिक स्थिति एक समान थी, मतलब एक समान वो लोग थे। वहीं पे अगर दूसरे पुरातत्वविदों की मान करें, उनका मानना अगर देखें तो वो ये बोलते थे कि यहाँ पे बहुत सारे शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हर जगह के अलग अलग शासक थे। लेकिन कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि पूरा जो हड़प्पाई समाज था वो एक ही राज्य था, पूरा सब कुछ मोहनजोदड़ो, दुर्ग, निचला शहर, सबको मिला के एक ही राज्य था हड़प्पाई समाज। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो वस्तुएं मिली है ना, उनमें उनको समानता दिखाई देती है। ईंटों का जो आकार है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेम अनुपात में है, लंबाई चौड़ाई सब सेम है, ठीक है। अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग चीज़ें मानते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है देखिए कि पूरा हड़प्पाई समाज में एक ही शासक होगा, एक ही राज्य होगा। क्योंकि भाई अगर जटिल फैसले ले जाते हैं तो हर जगह का देख रेख तो होगा, अलग अलग चीज़ें तो वहाँ पे होंगी। अब देखिए सभ्यता का अंत कैसे हुआ और कब हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसे सबूत मिले हैं जिसके हिसाब से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को छोड़ दिया गया था। चोलिस्तान में 1800 वर्ष पहले, 1800 ईसा पूर्व बहुत हड़प्पा स्थल विकसित हड़प्पा स्थल थे जिनको लोगों ने छोड़ दिया था। इसके साथ ही क्या हुआ था कि गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों की आबादी में वृद्धि हुई थी, नई नई बस्तियां बनने लगी थी और पॉपुलेशन बढ़ने लगा था। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र जो थे वो 1900 ईसा पूर्व के बाद स्थिति में आए थे। और देखिए कुछ जो चुने हुए हड़प्पा स्थल थे, मतलब मोहनजोदड़ो, ये सब उनके भौतिक यानी फिजिकल कल्चर में चेंज आया था। और जैसे कि इस सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे समाप्त हो गई थी, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे। लंबी जो दूरी थी, जो व्यापार होता था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। शिल्प उत्पादन समाप्त हो गया। देखिए मकान निर्माण में मतलब जो उन्होंने नियोजित जल निकास प्रणाली जो थी उनके, जैसे जैसे उन्होंने घर बनाया था, जो कि आज के टाइम में भी बनाना एक बहुत ही मतलब मुश्किल का सामना करना होता है, इसमें आज तक बना नहीं पाए हैं। वैसा जो उन्होंने बनाया था वो भी चीज़ें खत्म होने लगी थी, खत्म हो गई थी, ठीक है। अब देखिए जो इन संस्कृतियों की यानी उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति का नाम दिया गया, ये जो संस्कृति थी ना उसको बोला गया उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति। अब देखिए इनमें जो परिवर्तन हुए थे उसके बहुत से कारण थे, बहुत से रीजन थे। जैसे कि मतलब हड़प्पा संस्कृति कैसे खत्म हुई, हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुई, इसके कई सारे रीजन मिलते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना, या भूमि का अत्यधिक मतलब ज़मीन का बहुत ज़्यादा उपयोग। देखिए इनमें से कुछ कारण तो सही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा हड़प्पा समाज पूरा हड़प्पा संस्कृति इसी के कारण खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं होता है। देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था, मतलब एकीकरण ना होने से उनका जो अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली की जगह स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से तर्क को बल मिलता है। मतलब इन्हीं कारणों के कारण, इनके खत्म होने के कारण ऐसा हो सकता है कि हड़प्पाई समाज का अंत हुआ है, ठीक है। देखिए इस उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक का इंतजार करना पड़ा। मतलब ये जो उपमहाद्वीप था उसको ना एक अलग क्षेत्र बनाने के लिए, नए शहर के विकास के लिए 1000 से भी ज़्यादा साल लग गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाए, तो जाइए नीचे और जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक